हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों घूर्णन गतिकी से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था, है ना। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग घूर्णन गतिकी से संबंधित एक नए टॉपिक्स पर विचार करेंगे, है ना, जो कि कोणीय संवेग, है ना, के सिद्धांतों पर आधारित है बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग आज लेसन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा होता है तो वृत्तीय गति करते कण का जो किसी एक निश्चित समय अंतराल में जो क्षेत्रफल तय करता है ना, तो उस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जिसको हम लोग क्षेत्रीय वेग भी कहते हैं, है ना, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है ना, वो पूर्णतः कोणीय संवेग के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है बच्चों। तो आज आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे, ताकि मैं यहाँ पर जो भी कुछ मैं बताऊँ बच्चों उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रीय वेग मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का व्यंजक आज हम लोग ज्ञात करेंगे। जनरली जो होता है बच्चों की यह व्यंजक का उपयोग जो है केपलर ने अपने ग्रह के द्वितीय गति नियम, है ना, को सत्यापित करने में किया था। तो किस प्रकार आखिर उन्होंने इसका उपयोग किया था, चलिए आज हम लोग देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि आखिर क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर, जिसको क्षेत्रीय वेग कहते हैं, वो क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय वेग क्या होता है। देखिए क्षेत्रीय वेग, देखिए क्षेत्रीय वेग क्या होता है, जिसको हम लोग एरियल वेलोसिटी भी हम लोग कहते हैं बच्चों। क्षेत्रीय वेग किसे कहते हैं, देखिए, है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को क्षेत्रीय वेग कहा जाता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को, है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को, है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को क्षेत्रीय वेग कहा जाता है। क्षेत्रीय वेग कहा जाता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम लोग क्षेत्रीय वेग कहते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो होती है वो क्षेत्रीय वेग कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसको इस प्रकार भी देखेंगे। देखिए, है ना, क्षेत्रीय वेग बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय वेग इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल बटा समय, है ना, क्षेत्रफल बटा समय। कहने का मतलब है, यदि मान लेते हैं कि अल्प समय अंतराल dt में यदि dA क्षेत्रफल तय किया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, dA/dt होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये एक दो, देखिए आप दो अक्ष है इस प्रकार, ये x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया। समय के किसी क्षण पर कण विचार करते हैं बच्चों की A बिंदु पर है ना, इसका स्थिति सदिश r है ना, इसका स्थिति सदिश r है, और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर स्थित है ना, x एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल पर स्थित है। देखिए डेल्टा t समय के बाद कण इस बिंदु पर पहुंच जाता है, डेल्टा टी समय के बाद जो है कण बी बिंदु पर आ जाता है। कितना दूरी तय करके, तो डेल्टा आर दूरी तय करके वो इस बिंदु पर पहुंचता है ना। तो इसका मतलब है कि वो रोटेट कर रहा है बच्चों, वो घूर्णन गति करते हुए यहाँ से मतलब ए से घूर्णन गति करते हुए वह बी बिंदु पर पहुंच जाता है ना। कितने समय में, तो वो डेल्टा टी समय में पहुंचता है बी बिंदु पर। कितना दूरी तय करके, तो मैं यहाँ पे एक इस प्रकार दिखा सकता हूँ कि ये डेल्टा आर है ना, क्योंकि दोनों के बीच का जो समय अंतराल है वो डेल्टा आर है बच्चों, है ना, बहुत छोटा समय है। अतः इस छोटे समय अंतराल में जो ये वक्र ए बी बन रहा है, इस वक्र को हम लोग लगभग एक सरल रेखा मान सकते हैं, है ना, ये ए बी है बच्चों इस प्रकार। तो अब मान लेते हैं बच्चों कि इस बी बिंदु का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, तो आर वेक्टर प्लस हो जाएगा डेल्टा आर, इस प्रकार। अब इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यह बिंदु मेरा सी हो गया, है ना। तो समय अंतराल बहुत कम है, इसीलिए हम लोग इसको भी, है ना, इस मतलब जो ये वक्र आप देख रहे हैं इस वक्र के बराबर ही हम लोग मान सकते हैं। ये वक्र आप जो देख रहे हैं ए बी एक वक्र है, ये जस्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, अर्थात AC के ये बराबर होता है ना। तो ये डिस्टेंस
और ये वक्र डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कण का जो कोणीय विस्थापन है बच्चों वो डेल्टा थीटा है, इस प्रकार डेल्टा थीटा है। और कण को जो है ना भी वेग दिया गया है, शुरुआती अवस्था में उसे भी वेग प्रदान किया गया है। कण को भी वेग देने से कण जो है वो डेल्टा आर दूरी तय करके बी बिंदु पर पहुंचता है। इस कण का दो लंबवत दिशा में हम लोग वियोजित मान लेंगे बच्चों, एक इस दिशा में वियोजित मान लेते हैं। तो ये मान जो होता है वो रेडियली है, मतलब रेडियस की दिशा में है, इसलिए उसको हम लोग वी आर मान लेंगे। और ये जो घटक होगा बच्चों, इसी को हम लोग आगे यदि बढ़ा देंगे तो ये घटक मेरा भी थीटा है। ये कोण है ना, कोण में परिवर्तन की दिशा में ये वेग का घटक है, इसीलिए इसका नाम हम लोग भी थीटा देते हैं। और ये घटक मेरा आप देख पा रहे हैं कि ये त्रिज्या के अनुदिश है, मतलब त्रिज्या की दिशा में घटक है, इसलिए इसका नाम हम लोग वी आर देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि ये घटक, इसको हम लोग वेग का त्रिज्या का घटक कहा जाता है, और इसको हम लोग कोणीय घटक, इसको त्रैज्य घटक, इसको कोणीय घटक, है ना। इसको रेडियल कंपोनेंट, इसको हम लोग एंगुलर कंपोनेंट हम लोग कहते हैं बच्चों, इस प्रकार। तो अब यहाँ पर देखिए बात ये आती है बच्चों कि इसका है ना कैसे ज्ञात किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर एक बातें यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, आप लोग है ना समझने का प्रयास करें। देखिए माना कोई कण ए, है ना, माना कोई कण ए समय के किसी क्षण पर, देखिए समय के किसी क्षण पर, देखिए माना कोई कण ए समय के किसी क्षण पर है ना, समय के किसी क्षण पर ए बिंदु पर है, ए बिंदु पर है। माना कोई कण ए समय के किसी क्षण पर ए बिंदु पर है, ए बिंदु पर है ना, ए बिंदु पर है। देखिए इस कण का स्थिति सदिश, है ना, देखिए इस कण का स्थिति सदिश, इस कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर है। कण पर भी वेग आरोपित किया गया है, आरोपित किया जा रहा है, या किया गया है, जो भी आप लिख सकते हैं, है ना, आरोपित किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है, जिससे, है ना, जिससे कण डेल्टा टी समय में, है ना, जिससे कण डेल्टा टी समय में डेल्टा आर दूरी तय कर, है ना, डेल्टा टी समय में डेल्टा आर दूरी तय कर बी बिंदु पर पहुंचता है, बी बिंदु पर पहुंचता है ना, बी बिंदु पर पहुंचता है। इस बिंदु का, है ना, देखिए इस बिंदु का स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर है कि नहीं। इस बिंदु का स्थिति सदिश आर प्लस डेल्टा आर है ना, आर प्लस डेल्टा आर है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्थिति सदिश कितना है, आर प्लस डेल्टा आर है, ये है ना बी बिंदु का स्थिति सदिश। अब कण का, देखिए कण का कोणीय विस्थापन, कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है ना, डेल्टा थीटा है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ एक बात को कि ए से, है कि नहीं, ए से हम लोग ओ बी पर एक लंब गिराते हैं। देखिए ए से, है ना, ए से ओ बी पर लंब डालते हैं, है ना, लंब डालते। इससे हम लोगों को क्या फायदा हुआ, लंब डालने से हमको यही फायदा हुआ बच्चों कि ये जो डिस्टेंस हम लोगों का मिला, है कि नहीं, और ये जो दो डिस्टेंस है दोनों आपस में लगभग बराबर हो जाता है। लंब से हमको यही फायदा होता है कि नहीं, कि ये समय तो बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं, ये दूरी और ये दूरी वो लगभग दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो देखिए लंब डालते हैं, जिससे, है ना, देखिए जिससे ए बी वक्रीय पथ, है कि नहीं, ये ए बी वक्रीय पथ लगभग, है ना, है ना AC के बराबर हो जाता है, लगभग AC के बराबर हो जाता है ना। इससे हमको ये फायदा होता है लंब डालने से। तो अब हम लोग कहेंगे कि उस छोटे समय अंतराल में कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा।
है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कण के द्वारा, है ना, कण के द्वारा डेल्टा, आप लोग इस फिगर को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों, है ना। देखिए कण के द्वारा, देखिए कण के द्वारा, है ना, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तय किया गया क्षेत्रफल इज इक्वल टू डेल्टा ए है ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना होगा, तो क्षेत्रफल में, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी होगा। चूंकि यहाँ पर समय अंतराल बहुत कम है ना, चूंकि यहाँ पर समय अंतराल बहुत कम है, इसलिए हम लोग लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समय बहुत छोटा है इसलिए लगभग वो जीरो के बराबर है ना, कि आसपास है, जीरो के बराबर कहना गलत होगा। डेल्टा टी लगभग जीरो के आसपास है, इसीलिए हम लोग उसको डेल्टा टी टेंस टू जीरो भी कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाय हो जाएगा डेल्टा टी, तो ये डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी में ये कन्वर्ट। इसका मतलब हो गया कि ये उसका क्षेत्रीय वेग हो गया, है ना, उस कण का क्षेत्रीय वेग हो गया वो। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एक बात देखना है बच्चों, कि देखिए इस जो वेलोसिटी हम लोगों ने उस पार्टिकल्स में दिया है उसका दो कंपोनेंट लेते हैं, एक त्रिज्या के अनुदिश और एक उसका कोण के अनुदिश। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कण का, देखिए कण का या कण को दिया गया वेग, कण को दिया गया वेग का, वेग v का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, दो लंबवत दिशा में घटक लेते हैं, ये भी कह सकते हैं दो लंबवत दिशा में घटक लेते हैं, घटक लेते हैं। तो त्रिज्या के दिशा में घटक, है ना, त्रिज्या के दिशा में घटक भी आर, तथा कोण की दिशा में या कोण के परिवर्तन की दिशा में, कोण के परिवर्तन की दिशा में घटक, कोण के परिवर्तन की दिशा में, कोण के परिवर्तन की दिशा में घटक कितना हो जाएगा, भी थीटा है ना, भी थीटा है। तो अब हमको ये बताइए बच्चों, थोड़ा सा इस फिगर पर हम लोग ध्यान देंगे, तो इस डेल्टा आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इस डेल्टा आर को हम लोग क्या लिखेंगे। चूंकि देखिए बात समझिएगा कि ये वेग का कंपोनेंट जो है भी आर, इस वेग के कारण जो है घूर्णन प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये घटक जो होता है भी आर, इस कण के घूर्णन प्रभाव में कोई योगदान नहीं दे रहा है। तो कौन सा वेग का घटक योगदान दे रहा है, तो इस वेग के वजह से ये कण में घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि ये घटक जो है यहाँ पर निष्क्रिय अवस्था में है और भी थीटा के कारण जो होता है इस कण में घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है कि नहीं, भी थीटा। तो इसका मतलब है कि कण का वेग कितना है, भी थीटा है, और वो डेल्टा टी समय में डेल्टा आर दूरी तय करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों की डेल्टा आर बराबर भी थीटा इंटू डेल्टा टी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए भी आर, जिसको हम लोग त्रैज्य घटक भी हम लोग कहते हैं, है ना, त्रैज्य घटक के कारण, है ना, त्रैज्य घटक के कारण घूर्णन प्रभाव शून्य है, त्रैज्य घटक के कारण घूर्णन प्रभाव शून्य है, घूर्णन प्रभाव शून्य है। तो घूर्णन प्रभाव, है ना, देखिए घूर्णन प्रभाव सिर्फ किसके वजह से उत्पन्न हो रहा है, घूर्णन प्रभाव सिर्फ भी थीटा के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है। तो अब हमको बताइए कि डेल्टा आर जो दूरी है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर, तो वेग गुना समय को लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग बराबर कितना होता है, वेग बराबर दूरी या विस्थापन, है कि नहीं, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन बराबर वेग गुना हम लोग समय लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये डेल्टा आर विस्थापन है, तो उसको हम लोग इस तरह, है ना, डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। दूसरी बात है
कि डेल्टा आर को हम लोग देखिए एक दूसरे तरह से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, है ना। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा कि ये मेरा यदि कोण चाप हो गया, ए बी एक यदि चाप है, तो कोण की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है कि नहीं। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी है कि नहीं, ये कितना हो गया मेरा ए बी हो गया, है ना। अब ए बी जो हो गया, मैंने आपको पहले कहा कि वो डेल्टा आर के लगभग बराबर, इसका मतलब है कि डेल्टा आर बराबर, है ना, कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू आर हो जाएगा। हम लोग कोण की परिभाषा से ये बात हम लोग जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोण की परिभाषा से, कोण की परिभाषा से, है ना, कोण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर कितना होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर, है ना, चाप बटा त्रिज्या होता है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। तो कोण कितना है मेरा, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, चाप मेरा डेल्टा आर है कि नहीं, ए बी लगभग डेल्टा आर के बराबर है और त्रिज्या मेरा आर। तो डेट सिंप्लाइज डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे, है ना, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए कि समीकरण 1 भी थीटा इंटू डेल्टा टी है और समीकरण नंबर 2 डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या हो जाएगा, वी थीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। तो वी थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो वी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों। एक ये समीकरण आया जिसका नाम हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब हमको बताइए कि ये जो कण के द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जा रहा है, कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल तो यही होगा ना, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल यही है ना। तो अब इस क्षेत्रफल में आधार मेरा आर है और, है ना, ऊंचाई लगभग, जो क्योंकि मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई मेरा डेल्टा आर के बराबर है, तो आधार गुना ऊंचाई हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो लिखेंगे कि कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। देखिए कण के द्वारा, देखिए कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल या बी का भी क्षेत्रफल कह सकते हैं, त्रिभुज, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई के बराबर होता है। तो डेट सिंप्लाइज, और इसको क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा ए कहेंगे क्योंकि अल्प समय में उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए क्षेत्रफल का नाम डेल्टा ए देते हैं। तो आधार मेरा कितना है बच्चों, आर है, और ऊंचाई मेरा डेल्टा आर है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग डेल्टा आर का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। डेल्टा आर का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं बच्चों, देखिए, है ना, आर इंटू डेल्टा थीटा होता है। हम लोग देखिए समीकरण नंबर 2 से यदि हम लोग डेल्टा आर का वैल्यू रख दें, है ना, तो डेल्टा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो डेट सिंप्लाइज डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर का वैल्यू समीकरण नंबर 2 से कितना हो गया, आर इंटू डेल्टा थीटा। तो डेट सिंप्लाइज, है ना, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग दोनों तरफ, है ना, क्या करेंगे, भाग दे देंगे डेल्टा टी से। देखिए दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, है ना, डेल्टा टी से भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, तो क्या मिलेगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय हो जाएगा डेल्टा टी, है ना। क्योंकि समय अंतराल तो बहुत कम है, अतः हम लोग लिमिट ले लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिमिट ले लेंगे। आप लोग के फिगर आप लोग के पास बना होगा, तो देखिए यहाँ लिमिट ले लेते हैं क्योंकि समय अंतराल बहुत छोटा है। लिमिट हो गया डेल्टा टी टेंस टू 0, इधर क्या हो जाएगा डेल्टा ए और बाय हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा 1/2 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी
है ना, ये चीज़ मिल रहा है मेरा। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो गया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, इसमें लिमिट आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई, है कि नहीं, डी थीटा बाई डेल्टा टी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गया बच्चों, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर इस समीकरण को परिवर्तन करने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। समीकरण नंबर 3 का हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। तो आप समीकरण नंबर 3 से कुछ थोड़ा सा इसमें हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 क्या है मेरा, आप लोग अपने कॉपी में देखिए तो आपको मिलेगा कि भी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है। तो ये भी बहुत अल्प है। तो यदि हम लोग इसको, है ना, अल्प डेल्टा टी टेंस टू यदि हम लोग जीरो कह दें तो यहाँ पर हम लोग भी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट के सहारे से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर, है ना, स्क्वायर डेल्टा, है ना, डी थीटा बाई डी टी है। तो इसको हम लोग अरेंज करके यदि लिखें बच्चों, है ना, देखिए तो कैसे मिलेगा हमको, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू आर, है ना, डी थीटा बाई डी टी। तो इस जगह पर हम लोग वी थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पर वी थीटा। तो डेट सिंप्लाइज, देखिए यहाँ पर क्या मिला, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू वी थीटा मुझे प्राप्त होता है ना। तो अब हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और इस समीकरण को हम लोग 4 नंबर कहेंगे, है ना। अब समीकरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कोणीय संवेग जो होता है, संवेग जो होता है, आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को कहते हैं कोणीय संवेग। तो यहाँ पर घूर्णन प्रभाव जो होता है वेग के किस घटक के वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो कोणीय घटक की वजह से उत्पन्न हो रहा है। अतः कोणीय संवेग को प्रभावित करेगा कोणीय वेग, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोणीय संवेग की परिभाषा से, देखिए कोणीय वेग के समीकरण से भी कह सकते हैं, कोणीय वेग के समीकरण से, सॉरी कोणीय संवेग के, है ना, कोणीय संवेग के समीकरण से। तो कोणीय संवेग क्या होता है, एल इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि संवेग गुना लांबिक दूरी होती है, संवेग इज इक्वल टू लांबिक दूरी। तो यहाँ पर एल हो गया और संवेग मेरा क्या है बच्चों, पी है कि नहीं, संवेग p है आप जानते हैं, और लांबिक दूरी इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर कितना, तो ये संवेग मिल गया। लांबिक दूरी आप जान रहे हैं कि कण जो होता है इस प्रकार है बच्चों, है कि नहीं, कण इस अक्ष के परिता घूर्णन गति कर रहा है, मतलब ओ, है ना, ओ जो है ये एक्स एक्सिस है और ये इस ओ अक्ष, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ओ बिंदु के परिता वो घूर्णन गति कर रहा है इस प्रकार, है कि नहीं, ओ बिंदु के परिता घूर्णन गति कर रहा है। यहाँ पर जो कण है ना, इस ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, तो इसका मतलब यदि हम लोग इस वृत्तीय पथ को पूरा करेंगे तो वो उस ओ बिंदु के परिता जो है घूर्णन गति कर रहा है, और इस कण की जो दूरी है वो आर है, इसका मतलब ये लांबिक दूरी हो गई। तो हम रेखीय संवेग का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि संवेग गुना लांबिक दूरी होता है, अतः एल इज इक्वल टू पी गुना भी होता है ना, पी गुना सॉरी आर होता है। तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P को हम लोग तोड़ेंगे तो उस कण का द्रव्यमान m हो गया, और किस वेग के कारण कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो कोणीय वेग के वजह से, क्योंकि हम लोगों ने एक घटक इधर भी लिया था, इसको देखिए ये हो गया भी आर और ये था मेरा भी थीटा। तो इस घटक के कारण कोणीय गति उत्पन्न हो नहीं रही है, तो इस घटक के वजह से कोणीय गति उत्पन्न हो रही है। अतः हम लोग संवेग के लिए इसी वेग को हम लोग, है ना, डिपेंडेंट होंगे इसी संवेग के ऊपर। अतः यहाँ पर हम लोग संवेग की परिभाषा जानते हैं, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो है ना, P इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी इंटू हम लोग यहाँ पर आर लिख देते हैं बच्चों इसी प्रकार। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिए कि इस समीकरण के ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार 2 गुना 2 हो गया एम डेल्टा भी इंटू आर हो गया। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। एल इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2m, इसको हम लोग करेंगे 1/2, अब आर इंटू ये हो गया मेरा डेल्टा भी। इस प्रकार हम लोग इस समीकरण को लिख सकते हैं। और आप अपने कॉपी में देखिए बच्चों कि समीकरण 4 मुझे क्या बता रहा है, समीकरण 4 और इस समीकरण के बीच में तुलना करिए तो 1/2 आर इंटू डेल्टा, है ना, भी थीटा, यहाँ पर भी है 1/2 आर इंटू भी थीटा। इस समीकरण के बदले हम लोग डी ए बाई डी टी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 4 का प्रयोग करेंगे और L इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2m और इसके जगह में हम लोग डी ए बाई यहाँ पर हम लोग डी टी लिखेंगे। इसका मतलब हो गया, है कि नहीं, कि उस कण में उत्पन्न कोणीय संवेग जिसकी दिशा,
जिसकी दिशा एक्स वाई अक्ष के तल के ठीक लंबवत है ऊपर की ओर। मैंने यानी इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था बच्चों कि कोणीय संवेग की दिशा किधर होती है, जस्ट है कि नहीं, वो जिस तल पर गति कर रहा है, जैसे यहाँ पर कण एक्स वाई तल के अनुदिश गति कर रहा है ना, तो ठीक इस तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी उसकी कोणीय संवेग की दिशा। तो इसमें कोणीय संवेग की दिशा जो होती है बच्चों, वो किसकी दिशा होती है, वो क्षेत्रफल की दिशा है कि नहीं। इस कण के द्वारा निर्मित जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये क्षेत्रफल जो वो कण कवर कर रहा है ना, उस क्षेत्रफल की दिशा भी कागज के तल के लंबवत ठीक ऊपर की ओर होती है। इसका मतलब है यहाँ पर दो है ना, संवेग और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा है कि नहीं उस क्षेत्रफल के तल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होती है, क्षेत्रफल की दिशा। तो यहाँ क्षेत्रफल की दिशा और कोणीय संवेग की दिशा दोनों एक ही दिशा में होती है। तो उस कण में उत्पन्न कोणीय संवेग का मान उस कण के द्रव्यमान के दुगुने है ना, उस कण के द्रव्यमान के दुगुने तथा क्षेत्रीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग है ना क्या कहते हैं, कोणीय संवेग का नियम कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है कि नहीं, कोणीय संवेग का ज्योमेट्रिकल महत्व भी हम लोग इसको कहते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसी समीकरण का उपयोग करके केपलर ने, जो कि ग्रह के गति के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया था, उनमें से एक नियम ये भी उन्होंने दिया था और इसी समीकरण का प्रयोग किया था, जो कि मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ या बताऊंगा उसके बारे में आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ आप लोग इस बढ़िया से जाने कि देखिए, जहाँ यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं बच्चों, जहाँ m क्या है, कण का द्रव्यमान है कि नहीं, कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान है, जहाँ m जो है वो कण का द्रव्यमान है बच्चों, है ना। तो कोणीय संवेग का मान, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोणीय संवेग का मान, देखिए कोणीय संवेग का मान है ना, देखिए कण के द्रव्यमान के 2 गुने है ना, कण के द्रव्यमान के 2 गुने तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है ना, कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है, कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है ना, कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है ये कोणीय संवेग का मान। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ है बच्चों, इसको आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक मेरा उम्मीद है। कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक अब यदि ये आप लोगों को लेंदी प्रोसेस लगता है बच्चों कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं इससे कैलकुलेशन को नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आप लोगों को एक वेक्टर फॉर्म इसका भी बता देना चाहता हूँ, जहाँ से आप लोग आसानी से जो है ये फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग उसको भी आज देख ही लेते हैं बच्चों कि कैसे इसका अल्टरनेट है ना उपाय क्या है, अल्टरनेट मेथड क्या है, जिससे हम लोग ये समीकरण को हम लोग डिराइव कर सकेंगे। तो चलिए है ना उसको भी हम लोग अच्छी तरह से आज देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो मैं उसको ऐसे ही रफली आप लोगों को बता दूंगा, है ना, आप लोग उसे अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं बच्चों, देखिए कि ये एक्स वाई जेड एक तल है बच्चों, इस प्रकार एक्स वाई जेड मेरा एक तल है कि नहीं। ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया, एक स्पेस हो गया, है ना, एक अंतरिक्ष हो गया, जहाँ पर हम एक कल्पना कर लेते हैं बच्चों कि इसका मूल बिंदु O है और एक कण जो है यहाँ पर है P, एक कण यहाँ पर है P, जो कि किस तल पर है, एक्स जेड तल पर है एक कण P। इसका स्थिति सदिश बच्चों कितनी है ना, इसकी स्थिति सदिश R है ना, और कण गति करके इस बिंदु पर चले आता है Q बिंदु पर। तो इसका अब स्थिति सदिश परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसने डेल्टा R दूरी तय किया है। तो डेल्टा R दूरी तय करने के बाद इस कण का स्थिति सदिश हो जाता है R प्लस डेल्टा R, है ना। तो कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल भी यही आप देख रहे हैं, कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ये है चीज़ बच्चों, है ना। तो अब बता सकते हैं कि कण के द्वारा क्षेत्रफल, यदि ये क्षेत्रफल डेल्टा R दूरी है, बहुत अल्प दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, अतः क्षेत्रफल भी बहुत छोटी होगी, तो इस क्षेत्रफल को भी हम लोग डेल्टा A मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए कण के द्वारा, ये दूसरा विधि है बच्चों, इसको आप लोग ऊपर वाले विधि से मैच नहीं करेंगे, अल्टरनेट मेथड है। तो लिखेंगे कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल,
कण के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। और ये जो है बहुत अल्प दूरी आता है, इसको हम लोग लगभग एक सरल रेखा भी हम लोग मान सकते हैं बच्चों, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुना ऊंचाई r इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, r इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, है ना। तो अब ये इसका क्षेत्रफल हो गया, हम लोग इस क्षेत्रफल को डेल्टा ए भी मानेंगे, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 r इंटू डेल्टा आर। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, dt से, है ना, गुना कर देंगे, लिखिए भाग दे देंगे, दोनों तरफ dt से भाग देने पर, देखिए दोनों तरफ dt से डेल्टा t से भाग देने पर, dt, है ना, डेल्टा t से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग दे देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ 1/2 r इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा हमको टी प्राप्त हो जाता है ना, ये चीज़ हमको मिल जाता है। तो दोनों तरफ यदि हम लोग लिमिट ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, सीमा लेने पर, लिमिट जिसको कहते हैं, दोनों तरफ सीमा लेने पर, तो सीमा ले लेंगे तो डायरेक्ट हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं लिमिट से कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 r इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और ये डी आर बाई डी टी क्या है, उस कण का वेग है, हम लोग जानते हैं डी आर बाई डी टी, है ना, स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं बच्चों वेग। तो डी आर बाई डी टी उस कण का वेग हो गया, जिसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। तो डेट सिंप्लाइज, अब हमको बताइए क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 r इंटू यहाँ पर हो गया v, उस v क्या है, उस कण का वेग हो गया, है कि नहीं, कण का जो कण p से q तक जा रहा है उस कण का वेग है, v कण का वेग है, v कण का वेग है बच्चों, हम लोग ये चीज़ जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट हम लोगों को करना होगा, क्या बच्चों, इसमें आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ m से गुना कर देते हैं, है कि नहीं, समीकरण के दोनों तरफ m से गुना कर देंगे, देखिए दोनों तरफ m से गुना करने पर, है ना, m से गुना करने पर, दोनों तरफ m से हम लोग गुना करेंगे, तो m से गुना करेंगे तो m ये भी हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों m, और यहाँ पर हो गया 1/2 r इंटू यहाँ पर हो गया v, है ना। 1/2 को हम लोग इधर ले आते हैं बच्चों, इस 2 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2m हो गया, ये हो गया क्या डी ए बाई डी टी हो गया बच्चों इस इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा m इंटू आर इंटू यहाँ पर, सॉरी m इंटू भी यहाँ पर करते हैं और r यहाँ पर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा कोणीय संवेग, क्योंकि ये जो m भी है, एम भी तो जब द्रव्यमान गुना वेग हम लोग जानते हैं संवेग, और इसको गुना का किया जा रहा है त्रिज्या से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि संवेग गुना त्रिज्या, ये कोणीय संवेग का मान दिया, मैं इसको एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, है ना, 2m, और ये हो गया मेरा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पी हो गया ये, और इंटू भी है ना, सॉरी आर है, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया एम बी, ये संवेग हो गया। तो अब P गुना R हम लोग पढ़े कोणीय संवेग की परिभाषा होता है संवेग गुना दूरी, है ना, तो इसके जगह में हम लोग L लिख सकते हैं, तो L इज इक्वल टू हो गया 2m, ये हो गया डी ए बाई डी टी। यदि इन सारे टर्मों के बीच में आपको कन्फ्यूज़न है बच्चों कि P गुना R को कोणीय संवेग कैसे कहते हैं, है ना, संवेग क्या होता है, तो आप लोग को ये चीज़ समझने के लिए मेरे पहले वाले, है कि नहीं, 7 वीडियो अभी तक मैंने सिर्फ कोणीय, है कि नहीं, घूर्णन गतिकी के संबंध में मैंने बनाया 7 वीडियो, जिसके बारे में मैंने इस कोणीय, है ना, घूर्णन गतिकी को हर एक जो पद आता है चाहे वो टर्म्स है उसको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, तो उन सभी वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद यहाँ पर आप यदि आएंगे बच्चों तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। नहीं तो यहाँ पर कोणीय संवेग क्या है, उसकी दिशा की दर होती है ना, उसका किसी भी वेलोसिटी का कंपोनेंट की दर होता है, रेडियल कंपोनेंट क्या है ना, एंगुलर कंपोनेंट क्या है, तो ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले आपको मेरा पहले वीडियो जा करके सारे वीडियो को देखना होगा, है ना, तभी आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आएगी। तो जस्ट आप लोग अभी देखें बच्चों कि जिस एक्सप्रेशन को मुझे प्राप्त करने के लिए लगभग 1.5 से 2 पेज लग गया, और उस एक्सप्रेशन को मैं जस्ट एक छोटा सा आधा पेज में ही मैंने उसको डिराइव कर दिया, है ना। तो अब जो भी विधि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों उस विधि को आप लोग अपनाएं, और है ना इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि कोणीय संवेग किसी भी कण का किसी भी अक्ष के परिता किसी भी बिंदु के परिता जो कोणीय संवेग का मान होता है वो उस कण के द्रव्यमान के दुगुने का क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वह कण एक जितने निश्चित समय अंतराल में जितना क्षेत्रफल तय करता है कि नहीं, उसका दर
और उसके द्रव्यमान को 2 से गुना कर दिया जाए और फिर दोनों को गुना कर दिया जाए तो कोणीय संवेग का मान उस कण के लिए मुझे प्राप्त हो जाता है। तो अब मुझे ये देखना है बच्चों कि ये समीकरण का उपयोग आखिर केपलर ने अपने ग्रह के संबंध में किस प्रकार किया था। तो चलिए हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे पेज में देखिए बच्चों, ऐसे जनरली जो है बच्चों आप लोगों को ग्रह के गति का जो सिद्धांत है या ग्रह के गति के संबंध में जो नियम जो केपलर ने 3 नियम दिया था, उस तीनों नियम को आप लोगों को ग्रेविटेशन में मैं अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसका दूसरा जो नियम है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय वेग नियम भी कहा जाता है ना, तो उस नियम का जो एक्सप्रेशन जो हमको प्राप्त होता है बच्चों, वो इसी घूर्णन गतिकी से प्राप्त होता है। इसीलिए उस चीज़ को बताना आवश्यक था। यदि ये चीज़ मैं यहाँ नहीं बताता तो आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण में वो बातें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अब देखिए उसका दूसरा गति नियम होता क्या है बच्चों। ऐसे मैं आप लोगों को एक बार बोल देता हूं कि केपलर ने ग्रह के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें सबसे पहला नियम है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं, और सूरज जो होते हैं उसके फोकस में स्थित होता है ना। इलिप्टिकल पाथ में वो चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों, और उसके फोकस में इलिप्स के फोकस पर, इलिप्टिकल पाथ के फोकस पर सूरज मौजूद होता है। ये उसका पहला नियम था। दूसरा नियम जो होता है कि किसी भी ग्रह के द्वारा किसी समय अंतराल में उसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, है ना, हमेशा नियतांक होता है। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसी भी ग्रह के द्वारा नियतांक होता है। और तीसरा नियम होता है बच्चों कि किसी भी ग्रह का सूरज के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, माने परिक्रमण काल का वर्ग, है ना, सूरज और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो ये 3 नियम केपलर ने दिया था, जिसको तीनों नियम को आप लोग कहाँ पढ़ने हैं, गुरुत्वाकर्षण में पढ़ने हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि आखिर उसने दूसरा गति नियम को किस प्रकार साबित किया था। चलिए हम लोग देखेंगे केपलर का दूसरा नियम। देखिए केपलर का ग्रह के संबंध में दूसरा नियम, ग्रह के गति के संबंध में, केपलर का ग्रह के गति के संबंध में दूसरा नियम, गति के संबंध में दूसरा नियम क्या था। दूसरा नियम क्या था बच्चों, देखिए इसके बहुत ही आसान है और इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। मैं एक इलिप्टिकल पाथ बनाता हूँ इस प्रकार। मान लेते हैं कि ये कोई ग्रह का एक परिक्रमण, है ना, पथ है, जिसके फोकस पर, है ना, फोकस पर आप लोग जानते हैं इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। तो हम लोग कल्पना करते हैं कि ये फोकस पर एक सूरज स्थित है बच्चों, और कोई ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि यदि मान लेते हैं कि कल्पना करते हैं कि ग्रह किसी समय के किसी क्षण पर इस बिंदु पर था, है ना, तो वो गति करके यहाँ पर आएगा। तो इतने समय में उसने कितना क्षेत्रफल तय किया, उसने इतना क्षेत्रफल तय किया, है कि नहीं, उसने इतना क्षेत्रफल तय। और पुनः देखिए यदि वो सूरज से इसकी धीरे धीरे दूरी बढ़ती है तो क्षेत्रफल भी इसका, है कि नहीं, उसी के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब ये इसका इतना क्षेत्रफल तय करेगा, है कि नहीं, अब वो फिर इतना क्षेत्रफल तय करेगा। धीरे 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 जो होती है ये पतली होती जाती है, क्योंकि, है कि नहीं, क्षेत्रफल को नियत रखना है, और फिर वो इतना क्षेत्रफल तय करेगा इस प्रकार। तो ये सारा क्षेत्रफल एक निश्चित समय अंतराल में, आप कहेंगे कि ये ग्रह ए है और बी है, यदि ए से बी तक जाने में उसको यदि टी समय लगता है, तो टी समय यदि वो ए क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो बी से सी तक जाने में भी उसको टी समय लगेगा, या टी समय यदि लगता है तो वो भी इस क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल होगा। कहने का मतलब है कि एक समय अंतराल पर यदि ग्रहों की गति को समान समय अंतराल में यदि विभाजित कर दिया जाए तो उस समय अंतराल में उस ग्रह के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस समय यदि टी है, यहाँ से यहाँ तक भी यदि समय टी है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि सी से डी तक जाने में भी इसको यदि टी समय लगता है तो वो क्षेत्रफल ये बराबर होगा, है ना। यदि डी से उसको एफ तक जाने में लग रहा है तो ये क्षेत्रफल ग्रह का भी बराबर होगा। तो उसने ये नियम का प्रतिपादन किया था। तो आखिर कैसे किया था इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे बच्चों। देखिए होता क्या है कि ग्रह, है ना, कोई भी ग्रह जो होती है जब वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ग्रह और सूरज के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी दिशा जो होती है त्रैज्य होती है, त्रिज्या के अनुदिश होती है कि नहीं। आप देख रहे हैं एक ही लाइन पर होती है। अब यहाँ पे सूरज है तो ये त्रैज्य दिशा में
है कि एक ही दिशा में हर जगह सूरज कहीं भी होता है। इसका मतलब है कि इसका कोणीय घटक गति को प्रभावित नहीं करता, है कि नहीं। हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर, है कि नहीं, इस गति का, ग्रह के गति का कोणीय घटक घूर्णन गति को प्रभावित नहीं कर रहा है, सिर्फ त्रेज्य घटक ही प्रभावित करता है। और आप जानते हैं कि कोणीय संवेग सिर्फ किसके घटक के वजह से उत्पन्न होता है? कोणीय घटक के वजह से उत्पन्न होता है ना। मैंने आप लोगों को ये समीकरण जब डिराइव कर रहा था उसमें बताया था कि रेखीय घटक घूर्णन गति प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, है ना। कौन उत्पन्न करता है? कोणीय प्रभाव। लेकिन इस ग्रह के गति के संबंध में सूरज और ग्रह के बीच में जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो किसके अनुदिश है? त्रिज्या के अनुदिश है। अतः वही बल जो है, त्रिज्या के अनुदिश जो बल लग रही है, वही बल के वजह से ये ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गति उत्पन्न हो रही है उस गति में ग्रह के वेग का कोणीय घटक कोई अपना योगदान नहीं देता है। और यदि वो कोणीय घटक योगदान नहीं देता है बच्चों, तो इसका मतलब है कि उसमें कोणीय संवेग, है ना, क्या होगा? या आप लोग कह सकते हैं कि उसमें टॉर्क जो होता है, जो आपका, है ना, क्या बोलते हैं, टॉर्क जो लग रहा है, जो सूरज और गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से जो टॉर्क जो उत्पन्न हो रहा है, जो उसको घुमाने का काम कर रहा है, वो क्या होगा? जीरो होता है कि नहीं। अब मैं यहाँ दो बातें लिखता हूँ बच्चों, उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ग्रह, है ना, सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर, है ना, चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, जिसको हम लोग इलिप्टिकल भी कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, है ना, कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। देखिए चक्कर लगाते हैं जिसमें सूर्य इसके फोकस में स्थित होता है, जिसमें, है ना, सूर्य इसके फोकस में स्थित होता है, सूर्य इसके फोकस में स्थित होता है ना। देखिए सूर्य तथा ग्रह के बीच, सूर्य तथा ग्रह के बीच, है ना, सूर्य तथा ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य तथा ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल त्रिज्या के अनुदिश होती है ना, त्रिज्या के अनुदिश होती है, त्रिज्या के अनुदिश होती है ना, त्रिज्या के अनुदिश होती है। अतः ग्रह के घूर्णन में, है ना, अतः ग्रह के घूर्णन में कोणीय बल, है ना, अतः ग्रह के घूर्णन में कोणीय बल, जिसको हम लोग एफ थीटा भी कह सकते हैं, कोणीय बल कोई भूमिका नहीं निभाता है, कोई भूमिका नहीं निभाता है, कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो कौन भूमिका निभा रहा है? और आर, है ना, एफ आर जो कि त्रेज्य घटक है, बल का त्रेज्य घटक, जो त्रेज्य घटक कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना। घूर्णन में कोणीय बल एफ थीटा कोई भूमिका नहीं निभाता है ना। सिर्फ बल का त्रेज्य घटक, है ना, सिर्फ बल का त्रेज्य घटक, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो त्रिज्या के अनुदिश काम करता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है, सिर्फ बल का त्रेज्य घटक प्रभावी होता है। और आप लोग जान रहे हैं बच्चों कि त्रेज्य घटक घूर्णन प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है कि नहीं। आप देख सकते हैं बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ में देखिए, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई कण है बच्चों, इस प्रकार, इस पर मैंने एफ बल लगाया, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस दिशा में लेंगे और एक इस दिशा में लेंगे, जिसके वजह से वस्तु यहाँ पर पहुँच गया। ये एफ बल था, इसका मैंने दो घटक लिया, एक त्रिज्या के अनुदिश घटक लिया एफ आर, और एक, है ना, कोण में परिवर्तन की दिशा में एक घटक लिया एफ थीटा, है कि नहीं। तो इस घटक के कारण कोई भी घूर्णन प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है।
आप देख रहे हैं ना, इस घटक के कारण कोई भी घूर्णन प्रभाव उत्पन्न, सिर्फ घूर्णन किसके वजह से उत्पन्न होता है बच्चों, इस एफ थीटा के वजह से ही घूर्णन। इसका मतलब है कि बल के कोणीय घटक के वजह से ही घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। त्रिज्या के अनुदिश लगने वाला जो घटक होता है बल का, उसके कारण घूर्णन प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, वही बातें यहाँ पर भी हो रही है कि ग्रह के घूर्णन में कोणीय बल एफ थीटा कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रह और सूरज के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो त्रिज्या के अनुदिश लग रहा है, और त्रिज्या के अनुदिश लगने वाला बल घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता नहीं है। इसका मतलब है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके कारण ग्रह में टॉर्क जीरो है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह पर लगने वाला टॉर्क जीरो है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह पर लगने वाला टॉर्क शून्य है। इसको थोड़ा सा विचार करना होगा बच्चों, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह पर लगने वाला टॉर्क क्या है? शून्य है। टॉ इज इक्वल टू, हम लोग कहते हैं कि एफ थीटा इंटू आर, जबकि एफ थीटा कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब टॉ इज इक्वल टू जीरो होता है। और हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, नहीं, इसे यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आप लोग जाकर के इसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा, है ना, डी एल बाई डी टी। यदि टॉर्क जीरो होता है, यदि टॉर्क जीरो है, यहाँ पर टॉर्क क्या है, जीरो है, तो एल नियतांक होगा। क्या हो गया, एल नियतांक होता है। तो अभी जो समीकरण हम लोग निकाला कोणीय संवेग के समीकरण से, देखिए कोणीय संवेग के समीकरण से, कोणीय संवेग के समीकरण से, तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कोणीय संवेग का समीकरण L इज इक्वल टू 2m, और ये हो गया dA बाई dt। तो यहाँ पर L तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे हम लोग निकालें L नियतांक है, क्योंकि उसमें टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, नियतांक, है ना, L नियतांक इज इक्वल टू 2m, और ये भी हो गया dA बाई dt। तो m तो ग्रह का द्रव्यमान भी कांस्टेंट ही होता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि dA बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक। इसे ही केपलर का ग्रह के द्वितीय गति नियम कहा जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया इस फिगर के जरिए कि ग्रह यदि दो बिंदु का समय, यदि नियतांक है, नियत है, समान होगा, तो ग्रह उस समय में, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यदि यहाँ ए से बी तक जाने में उसको टी समय लग रहा है, और बी से सी तक जाने में भी उसको यदि टी समय लग रहा है, यहाँ तक कि ई से एफ तक जाने में भी यदि उसको टी समय लग रहा है, तो ये सभी समय, है ना, के अंदर तय किया गया क्षेत्रफल उस ग्रह के लिए समान होगा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन केपलर ने किया था, जिसको हम लोग ग्रह के गति के संबंध में दूसरा नियम कहते हैं, dA बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियतांक होता है, नियत होता है कि नहीं। ग्रह का क्षेत्रीय वेग, ग्रह का एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग इज इक्वल टू नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे केपलर के ग्रह का, इसे केपलर के, है ना, देखिए ग्रह के गति के, केपलर के ग्रह के गति का दूसरा नियम कहा जाता है, दूसरा नियम कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद होगा बच्चों कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसे यदि आपके समझ में नहीं आता है बच्चों, तो इसका मतलब आप लोग में एक ही बात है कि आप लोगों को कोणीय संवेग का कॉन्सेप्ट आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, है ना। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे और कोणीय संवेग को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि आखिर कोणीय संवेग, मैंने ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन निकाला है ना, कोणीय संवेग का, उसका डायरेक्शन को बताया है, टॉर्क के डायरेक्शन को बताया है, तो उसे बढ़िया तरह से आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन कर किया है बच्चों, उसे आप लोग समझने का प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों के आज जो कैलकुलेशन को मैंने आप लोग तक बताया है, मैं बहुत प्रयास किया कि बच्चों की इस कैलकुलेशन हूँ और बहुत एक्सपेंड किया हूँ, हर चीज़ को तोड़ के बताया हूँ मैं आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोग बताने के लिए जाऊंगा कल बच्चों, उसमें, है ना, किसी नत समतल से गिरते हुए किसी पिंड में उत्पन्न कोण, है
त्वरण के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई एक नत समतल है, इस नत समतल पर यदि कोई वस्तु यदि गिर रही है तो उसमें कितनी त्वरण उत्पन्न होगी, है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई सी नत समतल में कोई वस्तु यदि लुढ़क रही है और वो जमीन पर आएगी तो उसका त्वरण कितना होगा, मैं उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। और ये टॉपिक्स ही मेरा इस लेसन का लास्ट टॉपिक्स होगा बच्चों। उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और फिर गुरुत्वाकर्षण लेसन की और हम लोग बढ़ जाएंगे। तब तक ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा इस अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों और हर चीज़ समझने का प्रयास करें, है ना। आप लोग हमेशा हंसते रहें बच्चों, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और अपना ज्ञान को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें बच्चों, है ना। तो ठीक है बच्चों, मुझे विदा दें। आप लोगों ने जो वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।